डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टेंस को जानेंगे और इन पर आधारित जो ट्रांसलेशन होते हैं उनको जानेंगे। तो पहले जानते हैं टेंस। टेंस क्या है? तो टेंस एक काल है, नहीं काल को ही क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ये जो है तीन प्रकार का होता है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन है? तो पहला है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रत्येक चार चार प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस भी चार प्रकार का होता है, पास्ट भी चार प्रकार के होते हैं और फ्यूचर भी चार प्रकार के होते हैं। आइए हम यहाँ दिखाते हैं आपको टेंस। यह तीन प्रकार का होता है, अर्थात बोल सकते हैं देयर आर थ्री टाइप ऑफ टेंस। ये टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। अब हम लोग बारी बारी से इनके बारे में जानेंगे। प्रेजेंट टेंस के बारे में, ये भी चार प्रकार का होता है और ये भी चार प्रकार का होता है और ये भी चार प्रकार का, प्रत्येक चार प्रकार। तो पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस यह चार प्रकार का होता है। यह चार प्रकार का होता है। नंबर एक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल, या इसी को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम लोग ने जाना कि प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम लोग सबसे पहले इनमें पहला प्रेजेंट टेंस का पहला जो पार्ट है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इनके बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, इनका रूल क्या है, इन पर आधारित जो ट्रांसलेशन आते हैं, जो वाक्य आते हैं वो क्या है। तो आइए उन्हीं के बारे में आपको बताते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, पे है, ता हो, ते हो, ती हूँ, ता हूँ इत्यादि इत्यादि लगा हो तो, लगा हो तो, लगा हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
में माना जाता है। जिसे हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। उदाहरण नंबर 1, मैं पटना जाता हूँ और रमेश आम नहीं खाता है। नंबर 3, क्या सीता एक पत्र लिखती है? नंबर 4, हम लोग क्यों अंग्रेजी पढ़ते हैं? देखिए, ये चारों के चारों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। क्यों? क्योंकि इनके लास्ट में ता है, ती है, ते है। समय ये रूल फॉलो कर रहा है। अर्थात ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और चारों सेंटेंस 4 प्रकार का है। हमें हर हर सेंटेंस, हर टेंस में हमें 4 प्रकार का वाक्य मिलेगा। 4 प्रकार का। एक मिलेगा सकारात्मक। ये देखिए, पहला जो वाक्य आपको दिख रहा है ये सकारात्मक वाक्य है। ये सकारात्मक वाक्य है। ये सकारात्मक वाक्य है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इनको इंग्लिश में बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। और ये जो आपका दिख रहा है नहीं लग गया, ये है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य है जिसको इंग्लिश बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। ये निगेटिव सेंटेंस है। और ये जो है क्या लग गया, यानी प्रश्न कर रहा है, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ये प्रश्नवाचक वाक्य हो। फिर एक लास्ट ये है चौथा, क्यों। ये जो है व्हाट सेंटेंस में आते हैं। इनको हम लोग क्वेश्चन व्हाट सेंटेंस के नाम से जानते हैं। व्हाट सेंटेंस, ये व्हाट सेंटेंस कहलाते हैं। तो हम लोग जाने कि जो कोई भी टेंस हो उनमें 4 प्रकार के वाक्य होंगे। एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, एक प्रश्नवाचक, एक पार्ट सेंटेंस। अब हमें इनका रूल जानना है कि ये जो वाक्य हैं ये किस रूल के हिसाब से बनते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे और जानेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सब को बनाने का रूल क्या होता है। तो आइए हम रूल आपको लिखकर structure of present indefinite tense। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला जो स्ट्रक्चर है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस का, यानी सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, यानी सिंपल वाक्य। इसका रूल जो है वो ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। इनका रूल क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस का रूल, इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। रूल दिखाते हैं इनका हम। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इनका होता है नेगेटिव सेंटेंस का रूल। अब हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
यानी कि हिंदी में इनको बोलते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। इनका रूल जो है वो ये है, पहले डू या डज। और यहाँ पे नॉट छूट गया है, यहाँ पे नॉट लिख लेंगे, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देंगे क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क को देना नहीं भूलेंगे, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नंबर 4, व्हाट सेंटेंस, व्हाट सेंटेंस। व्हाट सेंटेंस, इनका जो रूल है, इनका जो रूल है वो ये है, पहले व्हाट वर्ड लिखेंगे। अब बोलेंगे व्हाट वर्ड होता कौन कौन है। देखिए व्हाट वर्ड जो होते हैं वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट वर्ड जो होते हैं, एक है, एक वाई हो गए, इनको बोलते हैं क्यू। व्हाट हो गए, इनको बोलते हैं क्या। हु हो गए, इनको बोलते हैं कौन। और वेन हो गए, इसका मतलब होता है कब। वेयर हो गए, इसका मतलब होता है कहाँ। और कौन है, एक और है, वो है हाउ, का मतलब होता है कैसे। ये कुछ पार्ट वर्ड है, इनको भी याद कर लेंगे। तो जब ये आते हैं तो इनका रूल क्या होता है, तो जानते हैं रूल ये होता है कि व्हाट वर्ड प्लस डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट। अगर नहीं लगा होता है तो यहाँ नोट लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते हैं। तो व्हाट वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये अफर्मेटिव, कहने का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सारा चारों वाक्य का रूल है। पहला रूल क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। रूल ये है कि सब्जेक्ट रहेगा पहले, तब प्लस सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद वर्ब वन या वर्ब फाइव लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर दूसरा निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। रूल इसका है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। फिर तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसका जो रूल होता है डू या डज होता है, प्लस सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क होता है। व्हाट सेंटेंस का जो रूल है वो है व्हाट वर्ड प्लस डू या डज प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और ये अपना व्हाट वर्ड है, इनको याद कर लेंगे कि किसका क्या अर्थ होता है। वाई का अर्थ होता है क्यों, व्हाट का अर्थ होता है क्या, हु का अर्थ होता है कौन, व्हेन का अर्थ होता है कब, वेयर का अर्थ होता है कहाँ, हाउ का अर्थ होता है कैसे। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये वर्ब वन और वर्ब फाइव, तो यहाँ या लगा हुआ है, तो या का मतलब होता है या तो वर्ब वन लगेगा या तो वर्ब फाइव लगेगा। अब हम ये जानेंगे कि वर्ब वन कहाँ लगेगा और वर्ब फाइव कहाँ लगेगा। तो आइए हम बताते हैं आपको कि वर्ब वन और वर्ब फाइव कहाँ लगेगा। हम लोग जानते हैं वर्ब वन और वर्ब फाइव कहाँ यूज करेंगे, उनके बारे में जानते हैं। देखिए तो बुक के हिसाब से अगर हम देखें तो बुक में बताया जाता है कि थर्ड पर्सन में हम लोग वर्ब वन लगाएंगे, वर्ब फाइव लगाएंगे, और थर्ड पर्सन में वर्ब फाइव लगाते हैं, और सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन में हम लोग वर्ब वन का यूज करते हैं। तो इससे काफ़ी थोड़ा, इस माध्यम से थोड़ा बच्चों को समझने में दिक्कत आती है, इसलिए हम आप लोग को इससे हटकर थोड़ा सा बताते हैं ताकि आपको समझने में आसानी मिले। तो ये विधि से नहीं याद करेंगे बल्कि दूसरा तरीका से, थोड़ा आसान तरीके से। बस नोट दो बात याद रखेंगे। पहला बात ये कि वर्ब
पहला बताइए कि वर्ब 5 का प्रयोग, वर्ब 5 का प्रयोग कहाँ होगा? तो वर्ब 5 का प्रयोग वहां करेंगे जहां सब्जेक्ट के रूप में, यदि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, यदि सब्जेक्ट के रूप में, यदि सब्जेक्ट के रूप में, यदि सब्जेक्ट रूप में कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो, कोई भी नाम, कोई भी नाम, जैसे यहाँ बोल सकते हैं राम हो गया, श्याम हो गया, सीता हो गया, गीता हो गया, यानी कोई भी नाम हो, कोई नाम हो गया, कोई भी नाम। और किस में लगेगा? तो और बोलेंगे ही रहे या सी रहे या इट रहे, इन सब में वर्ब 5 लगेगा। और एक और बात ये, या नहीं, और सिंगुलर नंबर हो, सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन वाले जितने भी होंगे, सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन वाले, जैसे हम आपको दिखाते हैं, सिंगुलर मतलब एक वचन कहलाता है, जैसे हम आपको दिखाते हैं एक वचन, जैसे द काऊ बोल दिया गया, तो ये एक गाय को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्ब 5 लगाएंगे। द डॉग हो गया, यहाँ पे भी वर्ब 5 लगेगा। द कैट हो गया, यहाँ पे भी वर्ब 5। इस तरह से जो सिंगुलर नंबर होगा उसमें वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। तो हम जाने, यदि सब्जेक्ट के रूप में कोई भी नाम हो, कोई भी नाम, चाहे ही कोई भी नाम हो, ही हो, सी हो या इट हो, और सिंगुलर नंबर तो हो तो उसमें हो तो उसमें हो तो उसमें वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे, वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। फिर हम आते हैं नोट नंबर 2, वर्ब 1 का प्रयोग, वर्ब 1 का प्रयोग। इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो देखिए, यदि सब्जेक्ट के रूप में, यदि सब्जेक्ट के रूप में, यदि सब्जेक्ट के रूप में दे हो, वी हो, यू हो, आई हो, और प्लुरल नंबर हो, प्लुरल नंबर अर्थात बहुवचन वाले, जितने भी बहुवचन वाले हैं उनमें वर्ब 1 लगता है। प्लुरल नंबर हो, जैसे प्लुरल नंबर क्या होगा? तो द काउज हो गया। इससे पता चल रहा है क्या कि बहुत सारी गाय हैं, यहाँ पर एक गाय, एक वचन का बोध हो रहा है, इसलिए वर्ब 5 उसमें लगेगा। लेकिन इसमें बहुत सारे गाय हैं, इसलिए इसमें वर्ब 1 का प्रयोग होगा। तो प्लुरल में हम लोग, प्लुरल नंबर में वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं। तो द काउज हो गया, द डॉग्स हो गया, द कैट्स हो गया। ऐसे सब्जेक्ट अगर रहेंगे तो हम उनमें वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, हमने हो तो वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग जाने कि वर्ब 1 कहाँ लगाएंगे और वर्ब 5 कहाँ लगाएंगे, ये हमें पता चला। अब हम लोग ये जानेंगे कि वर्ब 1 और वर्ब 5 क्या है, यानी कि वर्ब 1 क्या है, वर्ब 5 क्या है, उनके बारे में बताते हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण क्रिया यानी कि वर्ब, तो ये वर्ब 1 और वर्ब 5 क्या है? देखिए, जो कहा जाता है कि वर्ब किसे कहते हैं, तो काम करने को ही वर्ब कहेंगे, क्रिया को ही वर्ब कहा जाता है। हिंदी में इसको क्रिया कहते हैं, काम करने को ही वर्ब या क्रिया कहते हैं। तो ये जो है वर्ब, हम लोग जो नॉर्मल मीनिंग याद करते हैं, जैसे ईट हो गया, गो हो गया, कम हो गया, प्ले हो गया, ये सारे वर्ब हैं, यानी कि काम को दर्शा रहे हैं। प्ले माने खेलना, तो खेलने को दर्शा रहा है। रन माने दौड़ना, दौड़ने को दर्शा रहा है। ये सारे के सारे, इसका परिभाषा ये है, काम करने को ही क्रिया कहते हैं, और ये दौड़ने का काम है, तो ये क्या है? क्रिया है। बहुत सारी क्रिया है,
तो वर्ब 1 और वर्ब 5 कैसे होता है? तो देखिए जो नॉर्मल होता है, जो हम लोग जानते हैं, जैसे प्ले माने दौड़ना, प्ले माने खेलना, तो ये क्या हो गया, वर्ब 1 हो गया। तो जो नॉर्मल रूप होता है, जो नॉर्मल रूप होता है वो वर्ब 1 होता है, और उसमें सामान्यतः बहुत सारे ऐसे हैं उनको वर्ब 1 से वर्ब 5 बनाने का जो नियम है, अगर हम वर्ब 1 में एस एस या ईएस जोड़ देते हैं, एस या ईएस जोड़ देते हैं, तो ये वर्ब 5 बन जाता है। अगर हम वर्ब 1 में जोड़ देते हैं एस या ईएस, तो वो बन जाता है वर्ब 5, वो बन जाता है वर्ब 5। तो दिखाते हैं हम आपको कुछ वर्ब 1 से वर्ब 5 को। जैसे देखिए, ये हो गया इट। इट माने खाना होता है, जानते होंगे आप सभी कोई। और इसका जो वर्ब 5 होगा इट्स हो जाएगा, तो इसमें एक्स लगेगा। फिर इस तरह से प्ले है, प्ले माने दौड़ना होता है, और इसका दौड़ना नहीं, प्ले माने खेलना होगा, खेलना। इसका जो होगा वर्ब 5 होगा, प्ले हो जाएगा। और यहाँ और देखते हैं गो, गो माने जाना होता है, और इसका जो हो जाएगा गोज, गोज हो जाएगा। फिर कम है, कम माने आना होता है, और इसका वर्ब 5 कम्स हो जाएगा। इस तरह से और भी हैं, दिखा रहे हम आपको। जैसे राइट हो गया, राइट माने लिखना होता है, इसका वर्ब 5 हो जाएगा राइट्स, इसका वर्ब 5 हो जाएगा राइट्स। फिर आगे लिखते हैं ड्रिंक। ड्रिंक माने होता है पीना, और इसका जो वर्ब 5 हो जाएगा, एस लग जाएगा, ड्रिंक्स हो जाएगा। और इस तरह से हैं, और भी हैं बहुत सारे। जैसे लाफ है, LAUGH, लाफ माने हंसना होता है, और इसका वर्ब 5 जब बनाएंगे तो एस लगेगा, LAUGHS। और है स्लिप, स्लिप माने रोना, स्लिप माने सोना होता है, और इसका वर्ब 5 स्लिप्स हो जाएगा। और विप है, विप माने रोना होता है, और इसका एस लगा देंगे तो हो जाएगा वर्ब 5। इस तरह से वर्ब 1 से वर्ब 5 बनाया जाता है। आप इतना हम आपको कुछ बता दिए कि वर्ब 1 क्या है, वर्ब 5 क्या है। बस इतना याद रखना कि वर्ब 1 में एस या एस लगा देंगे तो वो वर्ब 5 बन जाता है। कुछ महत्वपूर्ण और भी वर्ब्स हैं जो हम बताएंगे नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग करेंगे क्या कि अपना जो ट्रांसलेशन है, जूनियर ट्रांसलेशन है, जूनियर या सीनियर कहीं से भी, जूनियर या सीनियर ट्रांसलेशन से पीछे जब बुक के लास्ट में जाएंगे तो उस लास्ट पेज में 3-4 पेज में, 3 या 4 पेज में ये वर्ब 1, वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 दिया हुआ है। वर्ब 5 हालांकि नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है कि वर्ब 1 को याद करना है, वर्ब 1 को याद करना है। अगर आपको ये याद करना है तो हाँ, एक चैप्टर होगा इसी में, एक ग्रामर का बुक होगा, ग्रामर का बुक ले लीजिएगा। इसमें नहीं होता है, ग्रामर का बुक आता है, इसी का ट्रांसलेशन इंग्लिश ग्रामर आता है, बोल लेंगे तो उसमें वर्ब में जाकर देखेंगे, वर्ब चैप्टर में, तो आपको ये वर्ब के सारा रूप दिखेगा। वर्ब 1 भी दिखेगा, वर्ब 2 भी दिखेगा, वर्ब 5 भी दिखेगा, वर्ब 4 भी दिखेगा, सब दिखेगा। तो वहां से आप जाकर कुछ याद कर सकते हैं। लगभग इतना है। अब हम बोलेंगे क्या कि इस बुक के लास्ट में जाएंगे और ये वर्ब 1 याद रख लेंगे। अब वर्ब 1 याद कर लेंगे ना, तो उसमें करना क्या है, नॉर्मली याद रखना है कि एस या एस जोड़ देंगे तो वर्ब 5 बन जाएगा। तो सबसे पहले काम मेरा ये है कि वर्ब 1 याद करें, जितना भी हो वर्ब 1 याद कर लेंगे, याद कर लेंगे तो बनाने में हम लोग को ट्रांसलेशन कुछ आसानी मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर यानी जो रूल पढ़े हैं, उस पर हम लोग जो 4 वाक्य हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक और व्हाट सेंटेंस, उस सब पर आधारित क्वेश्चन को करते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट, देखिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कुछ जो वाक्य हैं उनको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे देखिए हमने लिया है राम खाता है। इस तरह से बारी बारी सबको हम करके बनाते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा सेंटेंस कैसे बनेगा। तो राम खाता है, ये जो है सेंटेंस सकारात्मक वाक्य है, सकारात्मक वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल बताया है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल बताया हमने आपको,
रूल क्या है, वो ये है कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब 1 या वर्ब 5 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये रूल मैंने बताया था। सब्जेक्ट नहीं करता, वर्ब 1 या वर्ब क्रिया और ऑब्जेक्ट माने कर्म। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट राम है तो यहाँ राम लिख दिया हमने, राम। अब टेंशन ये है, अब देखिए इट माने खाना होता है, इट माने खाना, इट लिखाएगा यहाँ पे, लेकिन टेंशन ये है कि यहाँ पे इट लगेगा कि इट्स लगेगा, यानी कहने का मतलब वर्ब 1 लगेगा कि वर्ब 5 लगेगा। तो मैंने नोट में बताया है ये पहला नोट कि अगर कोई भी नाम हो तो उसमें वर्ब 5 लगता है, कोई भी नाम हो उसमें वर्ब 5 लगता है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि राम के साथ ये नहीं लगेगा बल्कि ये लगेगा, इट्स लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इट्स। तो ये ट्रांसलेशन इसका बन चुका है, ये ट्रांसलेशन बन गया इसका। अब यहाँ देखते हैं, हम लोग अंग्रेजी जानते हैं तो हम लोग का यहाँ पे होगा वी। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं तो पढ़ना का क्या होगा, रीड होता है, पढ़ना का रीड होता है। अब रीड होगा या रीड्स होगा ये जानना है, रीड होगा या रीड्स होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो वी है ये है, वहां पे जब नोट बताए थे हम आपको, ये जो वर्ब 1 वाला यूज होता है उसमें आ गया है। इसका मतलब ये है, हम बताए थे कि अगर दे होगा, वी होगा, आई होगा और यू होगा, तो इन सब में वर्ब 1 लगता है, तो इसमें क्या लगेगा, वर्ब 1, इसलिए ये नहीं होगा बल्कि ये होगा, रीड होगा। और क्या पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी, तो हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं तो वी रीड इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश। ओके, आगे देखें, सीता रात में पढ़ती है तो सीता एक नाम है, इसलिए यहाँ पे वर्ब 5 लगेगा, तो यहाँ रीड्स हो जाएगा। आर पढ़ना का रीड होता है इसलिए रीड्स हो जाएगा, वर्ब 5 लगेगा। रात में पढ़ती है एट नाइट, यहाँ पे एट इसलिए लगा, यहाँ इन लगाते लेकिन इन नहीं लगेगा, इन बड़े समय के लिए लगाया जाता है, यहाँ पे बहुत छोटा। रात में जब सीता पढ़ रहे तो रात भर तो पढ़ेगी नहीं, इसलिए यहाँ पर इन न लगकर एट लगेगा, इसलिए यहाँ पर एट लगाएंगे, इन नहीं लगाएंगे, क्योंकि कुछ समय के लिए पढ़ रहे हैं, रात भर के लिए चाहे बहुत लंबे समय के लिए नहीं पढ़ेगी, पर भी सही, लेकिन यहाँ पे सेंस जो निकल कर आ रहा है बहुत कम समय के लिए। सीता रीड्स एट नाइट, सीता रात में पढ़ती है। अब यहाँ पर देखेंगे गाय घास चरती है, यहाँ पे गाय सिंगुलर वर्ड है, एक गाय का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे द काउ होगा, एस नहीं रहेगा। अब यहाँ पर देखना है चरना का मीनिंग होता है ग्रेज होता है। अब यहाँ ध्यान देना है कि ग्रेज लगेगा कि ग्रेजेज लगेगा। तो यहाँ पर जो गाय थी, गाय हो, सिंगुलर वचन का बोध हो रहा है, तो हम बताए थे कि कोई नाम हो और चाहे सिंगुलर वचन हो, तो एक वचन में जो होता है यानी सिंगुलर नंबर जो होता है उसमें वर्ब 5 लगता है, तो ये वर्ब 5 है, ये वर्ब 1 है, एक वर्ब 5 है, तो इसमें लगेगा वर्ब 5, यहाँ हो जाएगा ग्रेजेज हो जाएगा। और घास का जो मीनिंग होता है वो होता है ग्रास, इसलिए यहाँ पे ग्रास, फुल स्टॉप बन गया। अब यहाँ देखें, बच्चे रात में पढ़ते हैं तो द चिल्ड्रेन, बच्चे हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, यानी प्लूरल का बोध हो रहा है। हमने बताया था कि प्लूरल नंबर में वर्ब 1 लगता है, इसलिए यहाँ पर जब पढ़ना आएगा तो पढ़ना का रीड होगा, इसलिए यहाँ पे रीड लगेगा। और रात में तो एट नाइट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, राम एक पत्र नहीं लिखता। अब ये जो सेंटेंस आगे निगेटिव वाला आगे, तो ये तो अफर्मेटिव का रूल था, और मैंने बताया है कि जो निगेटिव का रूल चलता है, जो निगेटिव का रूल है वो क्या रूल है, रूल ये है कि सब्जेक्ट रहेगा प्लस डू या डज लगेगा, अब प्लस नॉट लगेगा, प्लस वर्ब 1 और प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जब यहाँ पर राम आया तो सब्जेक्ट हो गया राम, तो यहाँ पर राम लिखा जाएगा राम। अब यहाँ टेंशन है ये कि डू लगेगा कि डज, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, हमने आपको बताया था
कि शुरू में जहां वर्ब वन लगता है, वर्ब वन वही लगता है दे, वी, आई और यू, और हो गया प्लूरल नंबर। इन चारों में वर्ब वन लगता है, इन चारों में वर्ब वन लगता है। तो जहां वर्ब वन लगता है, जहां वर्ब वन बताए थे जो शुरू में नोट लिखा था, यानी इनमें क्या लगता है, डू लगता है, इनमें डू लगता है। अब इनको भी लिख सकते हैं, कहीं नोट में लिख देंगे, इधर हम लिख देते हैं कि अगर सब्जेक्ट के रूप में, अगर यहाँ पे हम मिटा कर लिखते हैं, लिख लीजिएगा, इधर साइड में लिख देते हैं नोट, यदि सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में दे हो, आई हो, वी हो, दे हो, आई हो, वी हो, यू हो, या और प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर हो, तो उसमें डू का प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। नोट नंबर 2, यदि सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट के रूप में, यदि सब्जेक्ट के रूप में कोई भी नाम, कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो, जैसे राम हो गया, सीता हो गया, etc, इस तरह से बहुत कोई भी नाम हो, सीता, गीता, कोई भी नाम हो, और क्या हो, ही हो, सी हो, इट हो, और प्लूरल, प्लूरल नंबर हो, तो उसमें डज का प्रयोग करेंगे। ये है डू या डज लगाने का जगह। तो यहां पे देखिए क्या बात है, नहीं लिखता है। देखिए तो राम एक नाम है, हमने बताया भी कि जो नाम होते हैं उनमें डज का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि जितने भी नाम है सब में डज का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, डज लगेगा, और फिर संगे संगे इसका नॉट लगेगा, प्लस नॉट लगेगा। फिर इसमें वर्ब वन यूज होता है, लिखना का जो वर्ब होता है वन राइट होगा, लिखना का राइट होगा। एक पत्र लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है, इसलिए ए लेटर होगा, ए लेटर होगा। फिर फुल स्टॉप देंगे, फिर इसको बनाते हैं क्या रामा स्कूल जाता है। तो इसका इंट्रोगेटिव का जो रूल चलता है, पहले डू या डज लगता है, और फिर सब्जेक्ट लगता है, तब वर्ब वन लगता है, तब ऑब्जेक्ट, तब फिर क्वेश्चन मार्क होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या रामा स्कूल जाता है, तो राम है, एक नाम है, और नाम में लगता है डज, इसलिए पहले क्या लगेगा, डज। फिर नाम है राम, तो राम लिख देंगे, राम। फिर स्कूल जा रहा है, तो स्कूल जाने का गोज, गो का, गो यहाँ गोज नहीं होगा, चला यहाँ वर्ब वन ही होगा, तो गो होगा, गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पर आप लोग कहाँ पढ़ते हैं, तो कहाँ का ये आ गया व्हाट सेंटेंस। तो हमने बताया था व्हाट सेंटेंस का जो रूल चलता है, व्हाट वर्ड, अब प्लस, फिर डू या डज, फिर प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब वन, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ये चलता है इसका रूल। तो व्हाट वर्ड पहले वेयर आएगा, कहाँ का वेयर होता है, तो वेयर हो गया, प्लस अब यहाँ यू है, आप लोग का यू होता है, तो यू के साथ यहाँ मैंने बताया है यू के साथ डू का प्रयोग होता है। देखिए यू के साथ डू का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे पहले यहाँ लगेगा क्या, तो वेयर, डू लगेगा, और फिर यू होगा, और कहाँ पढ़ते हैं, पढ़ना का रीड होगा। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। फिर आगे मैं मानस में रहता हूँ, तो ये सिंपल वाला है, आई होगा, रहना का लिव, आई लिव है, और मे का एट होगा, क्योंकि जगह ये छोटा छोटा जगह में मे के बदले एट का प्रयोग होता है, इसलिए एट, और मानस में एट मानस, आई लिव एट मानस, फुल स्टॉप। ये है पार्ट वर्ड, ये भी है। तो क्यों का जो मीनिंग होता है वाई होता है, पहले वाई होगा, और फिर रमेश नाम है, इसलिए इसमें डज का प्रयोग होगा, डज रमेश
अंग्रेजी पढ़ता है तो अंग्रेजी पढ़ना यहाँ पे लिखा है पढ़ना का रीड है, और फिर अंग्रेजी का इंग्लिश होगा। तो हमने आज ये 10 ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सभी रूल पर आधारित हमने बनाया है, और ये पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सारा वाक्य इस प्रकार ही बनाएंगे जो मैंने आपको रूल दिया है। तो अगले वीडियो में हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।